नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो मेंस के लिए ऑफिशियल क्लासें जो है ये हम नोट्स के माध्यम से करवा रहे हैं। तो क्योंकि अभी हाल ही में नोट्स के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाएगा, तो जनरल साइंस के सारे पोर्शन मेरे द्वारा करवाए जाएंगे। और ये मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ कि ये जो नोट्स मेरे द्वारा करवाया जाए इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। यदि जितने सवाल पूछे जाएंगे उसमें से एक आधी कोई बार जाए तो उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन सारे सवाल आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस वीडियो को मैंने डीप एनालिसिस करके जो पिछले एग्जामों के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरीके का ट्रेंड है उन सबको मद्देनज़र रखते हुए बनाया है। और ऑफिशियली ये वीडियो मैंने वीडियो मेंस जो ग्राम विकास अधिकारी उनके लिए ही बनाया है, मेंस के लिए। और जनरल साइंस बहुत से स्टूडेंट कह रहे सर जनरल साइंस करवाओ, जनरल साइंस करवाओ। तो जनरल साइंस करवाने का यही मेरा उद्देश्य है, क्योंकि बहुत से जो बच्चे हैं, मेरा पढ़ाने का पर्पज़ यही है कि वह बच्चे जो पेड कोर्स नहीं खरीद पाते उनके लिए मेरी तरफ से ये फ्री क्लासें करवाई जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और उस हर बंदे को इस वीडियो को शेयर करें जो वीडियो मेंस के एग्ज़ाम में बैठ पा रहा है और जो पैसों की तंगी के कारण जो पेड कोर्स है वो नहीं खरीद पा रहा है। तो जनरल साइंस मेरे द्वारा पूरी करवाने की कोशिश नहीं, पूरी करवाई जाएगी। और इसके लिए भले ही 2 क्लास या 1 क्लास लगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है संतुलित भोजन, संतुलित आहार। सब जानते हैं संतुलित भोजन, संतुलित आहार में कौन कौन से तत्व जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन तीनों से में हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और बाकी के जो है विटामिन्स और खनिज, इनके द्वारा ऊर्जा नहीं मिलती है, ऊर्जा इनके द्वारा नहीं मिलती है। फिर शुरू करते हैं। तो पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट पर। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है उसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट एकदम फैक्ट के साथ में सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे। तो आपको बस देखना है, यहाँ पर एज इट इज़ जो किताबों में लाइन लिखी हुई है वो नहीं मिलेगी, आपको फैक्ट्स मिलेंगे जो परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट पहला एनर्जी का सारों का कि एक जो है अणु से कितनी एनर्जी मिलेगी? तो इससे मिलेगी 4.2 किलो कैलोरी, और प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी, और वसा से 9.1 किलो कैलोरी। तो सर्वाधिक आप देख सकते हैं कि वसा से मिल रही, तो आपको क्रम से यहाँ पर मिलान करने वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मिलान करना होगा तो उसमें 9.1 वसा कर देना, प्रोटीन 4, कार्बोहाइड्रेट 2.2। इसे प्राथमिक स्रोत कहते हैं ऊर्जा का। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही हम कोई कार्बनिक पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज होते हैं इसको जैसे ही मुख्य गुहा में जाता है तो वहाँ पर सबसे पहले जो है इसी का पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक स्रोत। किसका? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट। फिर वसा द्वितीयक, फिर प्रोटीन तृतीयक। क्रम से याद रखने हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब जो है कार्बोहाइड्रेट जो इसका संग्रहण जो है किस रूप में होता है? तो वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट का जो संग्रहण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? तो वो होता है यकृत और मांसपेशियों में। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। जैसे ही हम काम करते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है, डे प्रोटीन, जैसे ही हम खाना वगैरह खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और वो ऊर्जा एक्स्ट्रा होती है वो क्या करती है? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाती है। कहाँ पर? यकृत में और मांसपेशियों में। और जिस दिन हम खाना वगैरह नहीं खा पाते हैं तो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ये जो ऊर्जा जो संग्रहित होती है वही ऊर्जा काम में ली जाती है। तो इस तरीके से शरीर अपना कार्य करता है, रुकता नहीं है। वो हमारी तरह आलसी होकर नहीं बैठता है। आलसी हमारा मन होता है, हमारा शरीर नहीं होता है। फिर ग्लाइकोजन के रूप में ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करता है। और ये कब काम आता है? जब हम खाना नहीं खा पाते। यदि आपका ग्लाइकोजन शरीर में नहीं है तो यदि आप भूखे हैं तो वो कहाँ से एनर्जी ऑब्जर्व करेगा? तो सेकंड स्रोत वसा से, जो हमारे चमड़ी के जस्ट नीचे होती है, स्किन के जस्ट नीचे। फिर इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कहाँ जाएगा? प्रोटीन। और प्रोटीन भी नहीं है तो फिर हो जाएगी प्रॉब्लम। शरीर पर हो सकते हैं क्या? शरीर हो सकता है कमज़ोर, बहुत ही कमज़ोर, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो खाना समय पर खाओ, उपवास वगैरह चलो ठीक है, सप्ते में एक आध हो गया। फिर आ जाओ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ये आप देख सकते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और
पॉलीसैकेराइड। अब कार्बोहाइड्रेट जो इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा CH2ON। वैसे आप ये भी लिख सकते हैं CnH2O कोष्टक N। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। फिर है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या है, जिसमें कार्बन की जो कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या कार्बन 3 से कार्बन 7 तक जितने भी आते हैं वो मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन 6 हैं, तो ये क्या है, मोनोसैकेराइड है। और इसे क्या कहते हैं, C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज से आगे बढ़ते फिर आता है डाईसैकेराइड। डाईसैकेराइड में क्या है, दो या इसमें क्या होता है, मोनोसैकेराइड मतलब एक, डाईसैकेराइड मोनोसैकेराइड के दो अणु, दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड, तो वो क्या हो गए, वो हो गए डाईसैकेराइड। अब कुछ एक जो है शर्करा है वो उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिलेगी तो क्या बनेगा, सुक्रोज मिलेगा। क्या बनेगा, सुक्रोज बनेगा। और ग्लूकोज जब ग्लूकोज के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, माल्टोज। और ग्लूकोज का अणु जब गैलेक्टोज के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, लैक्टोज। यहाँ पर सीधे आप देख सकते हो गैलेक्टोज लैक्टोज। यहाँ पर एक तरफ सीधे तीनों ही ग्लूकोज हैं और दूसरी तरफ चेंज हो रहा है तो फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज से सुक्रोज बन जाएगा। जब ग्लूकोज ग्लूकोज होगा तो क्या होगा, माल्ट होगा, माल्टोज। और फिर गैलेक्टोज का लैक्टोज। फिर आगे बढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में कौन कौन से, स्टार्च, ग्लाइकोजन। जो पेड़ पौधों में जो भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। और ग्लाइकोजन ये मानव में होता है संग्रहण किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। किसका, भोजन का। कंसेप्ट याद रखना, जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं है, सब पढ़ने हैं। भोजन का संग्रहण ये पौधों में इस रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। अब पॉलीसैकेराइड में सर्वाधिक देखें तो क्या है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है, ये जो पेड़ है इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, इस कोशिका भित्ति में, भित्ति के यहाँ पर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज। और यदि आपको पता हो तो इसी से क्या बनता है, कागज़ बनता है। कागज़ उद्योग इसी द्वारा जो है कागज़ का निर्माण किया जाता है। अब आ जाओ ऊर्जा का सेकंड जो है तर्तीयक स्रोत। तर्तीयक को इसलिए पहले लिया क्योंकि आपको याद आसानी से होगा। प्रोटीन, प्रोटीन किससे बने होते हैं, एमिनो अम्ल से। और एमिनो अम्ल हमारे शरीर में कितने पाए जाते हैं, हमारे शरीर में 10 हैं और 10 बाहर से लिए जाते हैं। तो आवश्यक कौन से होंगे, जो बाहर से लेंगे वही तो आवश्यक होंगे। और अनावश्यक कौन से हैं, हमारे पास पड़े हैं तो हम क्यों लेंगे, तो वो अनावश्यक। कहीं पर इनकी संख्या 22 भी है कि एमिनो अम्ल कितने हैं, 22। तो आप फिलहाल ये याद रखना और यही आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको संख्या नहीं पूछी जाएगी। फिर है सरल एमिनो अम्ल। कौन सा है सरल एमिनो अम्ल, सबसे सरल, ग्लाइसिन। फॉर्मूला नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या, ग्लाइसिन सबसे सरल एमिनो अम्ल। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, एमिनो अम्ल और एमिनो अम्ल यानी कि दो एमिनो अम्ल के अणु हैं, उनके मध्य जो है कौन सा बंद होगा, तो पेप्टाइड बॉन्ड। याद रखना है, दो मोनोसैकेराइड ले लो, दो मोनोसैकेराइड, बॉन्ड कौन सा होगा, ग्लाइकोसिडिक बंध। याद रखना है ग्लाइकोसिडिक बंध। यहाँ पर मेरे लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, नहीं दिखे, मैं बोल रहा हूँ, शब्दों पे गौर करना और लिख लेना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बंध। फिर है यहाँ पर आ जाओ मैक्सिमम प्रोटीन, कि हमारे बॉडी को जो है सर्वाधिक प्रोटीन किससे मिलता है, तो वो है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना, नील हरित शैवाल, नाम सुना होगा, नील हरित शैवाल। कितना मिलता है परसेंटेज में देखें तो मेरे हिसाब से 68 ऐसा कुछ है, कंफर्म पता नहीं है, लगभग 68 ही 68 है। और इसका 46। तो आपको जहाँ तक आपने पढ़ा है वहाँ तक यही होगा। सोयाबीन, सोयाबीन नहीं है, सोयाबीन सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है स्पाइरुलिना। फिर आगे बढ़ते हैं, रोग, कौन सा रोग होगा इसकी कमी से, इसकी कमी से दो रोग होते हैं, मैरेस्मस और क्वाशियोरकर। याद रखना है, दो रोग होंगे, कौन से, इसकी कमी से, किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, कौन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैरेस्मस और क्वाशियोरकर। फिर सवाल आ गया, सरल प्रोटीन निम्न में से कौन सी है, दे देंगे दो चार नाम, उनमें से पूछ लेंगे। एक ये भी होगा इंसुलिन, सही करना है, कौन सा, इंसुलिन, इंसुलिन सही है। फिर आगे आ जाओ, सवाल सीधा,
वन लाइनर नहीं होंगे, ये डीप सवाल है। आपको लग रहा है क्योंकि आपको जब ऑप्शन दिखेंगे तब आप कहेंगे सर कहाँ से आ गए। अब आ जाओ, अर्ध संश्लेषित एमिनो अम्ल सबसे सरल कौन सा, ग्लाइसिन। और अर्ध संश्लेषित एमिनो अम्ल दो ही हैं जो इम्पोर्टेंट है, ऑर्जिनिन और हिस्टिडिन। ऑर्जिनिन और हिस्टिडिन, ऑर्जिनिन हिस्टिडिन हो गई याद, 2 बार रट लो, हो जाएंगे याद। फिर वसा पाई कहाँ जाती है। मोटे व्यक्तियों को देखा होगा आपने, उनकी त्वचा के नीचे सबसे ज़्यादा वसा होती है। और देखें तो तेल कहाँ से निकलते हैं, बालों की जो जड़ें होती है वहाँ से, सींग होते हैं वहाँ पर, नाखून, उनमें सब में वसा पाई जाती है। फिर आ जाओ वसा को लेकर जो है दो कंसेप्ट है, बहुत याद रखने हैं। वो कौन से हैं कि एक तो होती है संतृप्त वसीय अम्ल और दूसरी होती है असंतृप्त वसीय अम्ल। ये वसीय अम्ल होते हैं, उसके 2 टाइप है, संतृप्त असंतृप्त। अब तीसरी जो है ऊर्जा का स्रोत स्टार्ट हो गया है, कौन सा, वसा कहाँ पर स्थिति मैंने आपको बता दी कहाँ पर पाई जाती है। फिर है संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त कौन से होंगे, सिंगल बॉन्ड वाले, असंतृप्त डबल बॉन्ड वाले। अब कैसे पता चलेगा कि इसमें जो संतृप्त वसीय अम्ल है, तो उसके लिए रामबाण उपाय क्या है, रामबाण उपाय क्या उपाय है, उपाय ये है कि जितने भी जंतु हैं उनसे संबंधित वसा कौन सी होगी, संतृप्त वसीय अम्ल, उनमें संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं और उनमें सिंगल बॉन्ड। फिर इसका क्या है, अपवाद के तौर पर देख लो, जैतून का तेल, ये पौधा हो गया ना, तो जैतून का तेल जो है ये भी संतृप्त वसीय अम्ल में आता है। फिर असंतृप्त में आ जाओ, असंतृप्त में क्या है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। स्रोत कौन से हैं, पेड़ पौधे, इसमें जंतु। फिर यहाँ पर भी जंतु वाला आ गया, तो ये हो गया अपवाद स्वरूप याद रख लेना। फिश ऑयल जो है ये किस में आता है, असंतृप्त वसीय अम्ल में। और ये जैतून का तेल, ये पौधा है फिर भी किस में आ रहा है, संतृप्त वसीय अम्ल में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ये मोटी मोटी जानकारी के तौर पर हिंट के रूप में आप याद रख सकते हैं। फिर ले लो आगे, वनस्पति तेल से जो वनस्पति घी है उसका निर्माण किया जाता है, किस विधि द्वारा, तो हाइड्रोजनीकरण। यहाँ पर है ना हाइड्रोजनीकरण। कैसे पता चलेगा कि वनस्पति तेल को जो है वो निकिल या प्लेटिनम के साथ गर्म करेंगे, किस में, H2 की उपस्थिति में। नीचे आप देख सकते हैं ये H2 की उपस्थिति में गर्म करेंगे, क्या बनेगा, डालडा घी, वनस्पति घी। फिर विटामिन पे आ जाओ, ऊर्जा नहीं मिलती इससे, ऊर्जा किन से मिलती है, 3 से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। और उन्हीं को क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव अणु, इन तीनों को ही कहते हैं जैव अणु। फिर आ जाओ विटामिन 2 प्रकार के, जल में घुलनशील, जल में अघुलनशील। घुलनशील कौन से, BC, कंटिन्यू, B&C अल्फ़ाबेट, BC याद रख लेना, जल में घुलनशील BC और अघुलनशील बाकी सारे अघुलनशील। अब आ जाओ, कैसे याद रखना है मैं आपको बता दूंगा, साथ में आपको याद भी होते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि याद नहीं होंगे। क्लास लेकर जाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको समझ में आए बस। फिर है पहला विटामिन ए, सीधा अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ, आपको पूरा नाम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, आपको सब जानते हो विटामिन एस से आगे लिखने से क्या होगा, बात ही हम विटामिन के बारे में कर रहे हैं। तो इसका जो रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या होता है कि इसकी जो विटामिन ए की जो कमी होती है उससे रोग कौन कौन से होते हैं, रतौंधी, रात में कम दिखाई देते हैं, गाँव में कहते हैं रातिंदो आवे कहीं थने, तो वो रातिंदो वही जे कहीं है, वही जे रातिंदो, रतौंधी, रात को कम दिखता है। फिर है जीरोथैलेसीमिया, आँखें शुष्क हो जाती है, कैसी हो जाती है, शुष्क, पानी वगैरह आँखों में जो है अपन देखते हैं ना, रोते ही पानी आता है, वो आना कम लग जाता है। फिर आए किरटो मलेशिया, और इसका स्रोत कौन सा है, मतलब किस किस से आपको विटामिन ए मिलेगा, तो अंडा खाओ, सब्जी खाओ, दूध खाओ, गाजर में, इन सबसे ज़्यादा है। और सबसे मैक्सिमम किस में है, फिश ऑयल, मछली का तेल, मछली का जो यकृत का तेल होता है उसमें। और इसकी विशेषता क्या है, ये संक्रमण विरोधी है, संक्रमण नहीं फैलने देगा, आपके जो शरीर में संक्रमण नहीं फैलेगा विटामिन ए का, यदि आप सब कुछ सही मात्रा में सेवन कर रहे हो तो। फिर आ जाओ दूसरे पे, टोकोफेरोल। विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम टोकोफेरोल, कमी से क्या होता है, नपुंसकता आ जाती है, बांझपन आ जाता है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, एंटी फर्टिलिटी विटामिन। क्या कहते हैं, एंटी फर्टिलिटी विटामिन क्यों कहते हैं, नपुंसकता आ जाती है, बांझपन आ जाता है, इसको क्या करता है, रोकता है। कौन रोकता है, विटामिन ई। इसका सेवन करो। इसके स्रोत कौन कौन से हैं, अंडे खा लो,
दूध पी लो, फिश ऑयल। और ग्रीन सब्जियाँ वेजिटेबल जितने भी हैं, अंकुरित आहार, उनका जो है समय पर सेवन किया करो। फिर इसमें एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिऑक्सीकारक का गुण पाया जाता है, और इसे क्या कहते हैं? ब्यूटी हार्मोन। प्रतिऑक्सीकारक क्या होता है? जो है ऑक्सीकरण की क्रिया को क्या करता है? रोकता है, और इसी के कारण जो है क्या दिखते हो? खूबसूरत दिखते हो। तो इसे क्या कहते हैं? ब्यूटी हार्मोन। अंकुरित खाओ, सुंदर हो जाओ। फिर विटामिन के आ जाओ, इसे क्या कहते हैं? एंटी हेमरेजेटिक विटामिन। यहाँ पर जितने भी जो नाम है वो इनसे संबंधित ही है, ऐसा कोई नहीं है कि अलग से। इसका जो इसे कहते क्या है? एंटी हेमरेजेटिक विटामिन भी कहते हैं। और इसका जो है रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। रासायनिक नाम सारे याद करने हैं। क्या करता है? ये ब्लड का क्लोट बनाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एंटी हेमरेजेटिक। जैसे ही किसी को सड़क पर, जैसे अपन देखते हैं अक्सर दुर्घटना में, कि व्यक्ति गिर जाता है और डॉक्टर कहता है हेमरेज हो गया भाई, तो वह हेमरेज एक यही है, ब्लड का क्लॉट क्या कहता है? बनना नहीं देता है, और खून बह जाता है सारा। तो ये क्या करता है? एंटी हेमरेजेटिक हार्मोन है, क्लॉट बनाता है। फिर स्रोत क्या है? मीट, यानी कि मांस, हरी सब्जियां खाओ। और हमारे शरीर में क्या कहता है? ई कोलाई पाया जाता है, ई कोलाई। और ई कोलाई जो है इसका संश्लेषण करता है। फिर आ जाओ विटामिन डी पे। विटामिन डी और जो है के, इन दोनों का बॉडी में संश्लेषण होता है। अब आप तो कहोगे कि इसका जो है सूर्य से मिलता है, ऐसा नहीं है, सूर्य से अप्रत्यक्ष तौर पर मिलता है। फिर डी का है कैल्सीफेरॉल, वैज्ञानिक नाम। कमी से क्या होता है? रिकेट्स, ऑस्ट्रियो मलेशिया। अब रिकेट्स किस में होगा? छोटे बच्चे, उनमें होता है, हड्डियाँ मुड़ जाती है। और ऑस्ट्रियो मलेशिया बड़ों में होता है, वेस्ट की हड्डी मुड़ जाती है। फिर स्किन के नीचे निर्माण होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। स्रोत दूध, अंडा, फिश ऑयल, मीट, यही है। फिर आगे बढ़ो, विटामिन सी कौन कौन से? पहले मैं सी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बी बहुत लंबा है। सी वैज्ञानिक नाम एस्कार्बिक, कमी से स्कर्वी, नाविक रोग कहते हैं। और पायरिया हो जाएगा। पायरिया क्या? मसूड़ों में घाव वगैरह, वो पायरिया कहलाता है। स्रोत आप देख सकते हो, खट्टा खाओ। सबसे ज़्यादा आंवला। भारतीयों में सबसे ज़्यादा स्रोत कौन सा? हरी मिर्च, इसलिए भारतीयों में विटामिन सी की कमी नहीं आती। फिर है इसे इस एकमात्र विटामिन है जिसको गर्म करने पर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, और घाव भरने में सहायक है। पायरिया क्यों होता है? विटामिन सी की कमी से। और जब आप विटामिन सी का सेवन करोगे तो पायरिया नहीं होगा, और वो क्या करता है? घाव भरने में सहायक है। फिर आ जाओ विटामिन बी पर। विटामिन बी, B1, B2, B3, ये सारे मैं आपको क्रम से करवाऊंगा। B1 का वैज्ञानिक नाम है थायमीन, कोष्टक में वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं। विटामिन बी थायमीन, वैज्ञानिक नाम। इसकी कमी से बैरी बैरी रोग। मूंगफली खाओ, आम खाओ, पपीता खाओ, चावल खाओ, गेहूँ खाओ। विटामिन बी की पूर्ति का, B1 की पूर्ति करके बैरी बैरी नहीं होगा। फिर विटामिन B2 फ्लेविन क्या होता है? किलोसिस, वो नहीं होगा, सेवन करोगे विटामिन बी के स्रोतों का। फिर B3 नियासिन, रोग कौन सा होता है? पेलाग्रा, इसे 4D भी कहते हैं। फिर विटामिन B5 पेंटाथिनिक अम्ल, वैज्ञानिक नाम याद करने, इसके वैज्ञानिक नाम ही पूछेगा अगर पूछेगा तो। B5 से बर्निंग फूड सिंड्रोम, और B6 से जो है पायरोडॉक्सिन कहते हैं। और B6, B9 और B12, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और B7 का वैज्ञानिक नाम है बायोटिन, बाल जड़ना, इसकी कमी से। तो ये हो गए विटामिन पूरे। अब है टॉपिक नंबर 2। पहला कौन सा था? संतुलित आहार, हो गया पूरा। रक्त, दूसरा ब्लड। इसमें क्या पाया जाता है? 2 ही घटक हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल। ब्लड सेल कौन सी है? RBC, WBC और बिंबाणु, प्लेटलेट्स कहते हैं अपन। जीवन काल, पहला आ जाओ जीवन काल, 120 दिन, 5 से 12 दिन, 2 से 4 दिन इसका जीवन काल। इसको क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट, ये नाम है, आपको याद रखना है क्योंकि बहुत काम आने वाले आगे। इसको ल्यूकोसाइट, इसको थ्रोम्बोसाइट, नाम से ही पता है, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में, इसका भी लाल अस्थि, मतलब तीनों का निर्माण जो लाल अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन संग्रहण तीनों इकट्ठे कहाँ पर होते हैं? पीत अस्थि मज्जा में तीनों। तो ये बहुत ही आसान है। अब आप देख लो, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो आपको याद करना है। संख्या, RBC की संख्या मेल जो है पुरुष में कितनी होती है? 55 से 65 लाख प्रति mmQ, ये एक माप है, इकाई है। और फीमेल में यहाँ पर 55 से 65, यहाँ 45 से 55। WBC 6 से 11 हज़ार संख्या। बिंबाणु 1.5 से 4.5 लाख, याद रख लोगे। इससे कम आया तो क्या होगा? डेंगू की जांच करवा लेना। अब है रक्त में लाल रंग का कारण हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन 2 से, हीम और ग्लोबिन से बना होता है। हीम और ग्लोबिन से बना होता है। हीम शरीर के बाहर से लेना पड़ता है। हीम कहाँ से मिलता है? आयरन का सेवन करो, हीम मिल जाएगा। और ग्लोबिन, ग्लोबिन जो है यकृत में बनता है। फिर हीमोग्लोबिन की भी मात्रा मेल और फीमेल में अलग अलग है, देख लेना। अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई, आप ही का फ़ायदा है। और शेयर कर लो आगे से आगे, और वीडियो को लाइक तो कर ही दो। मेल में कितना है हीमोग्लोबिन की मात्रा? 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml पे, 100 मिलीग्राम पे है कितनी? प्रत्येक 100 मिलीग्राम पर 14 से 16 ग्राम होना चाहिए मेल में हीमोग्लोबिन, और फीमेल में 12 से 14 ग्राम। अब आपके लिए देख लो, बता दिया मैंने। फेरस हीमोग्लोबिन जो होता है ना, आप देख लेना कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 ये बनता है। और यही हमारे जो है कोशिकाओं में जो है यही संसार होता है इसका ही, इसी के द्वारा हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन मिलता है। अब आप देख लो इसकी संरचना इस तरीके की होती है, उभयावतल होती है और साइड से ऐसी होती है RBC। ज़्यादा चित्र मेरे अच्छे नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बना दी है। अब ये देख लेना कि हीमोग्लोबिन जो है यदि फेरस अवस्था में ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है तब तक तो ठीक है, और यदि Fe+3 यानी कि ये कौन सा है? फेरिक अवस्था, फेरिक अवस्था के साथ O2 से जुड़ता है तो क्या होगा? फेरिक अवस्था में जुड़ते ही क्या होगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, शरीर पूरा नीला पड़ जाएगा, नीला ब्लू। तो इसीलिए क्या होता है हमारे शरीर में फेरस अवस्था में जो होता है आयरन, जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यदि फेरिक हो गया तो क्या होगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। फिर आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सामान्य शरीर में कितना होता है? स्वस्थ व्यक्ति के 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। और RBC में क्या होता है? मनुष्य की RBC होती है, उसमें क्या होता है? केंद्रक एब्सेंट होता है। लेकिन ऊँट और लामा जो है इनकी जो RBC पाई जाती है उसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है, यानी कि उसमें केंद्रक पाया जाता है। याद रखना ये फैक्ट। सबसे बड़ी जो RBC किसकी है? कॉर्डेटा संघ है, उनमें क्या होता है? एम्फीबिया वर्ग है, उसकी जो RBC सबसे बड़ी है। फिर स्तनधारियों में आ जाओ, स्तनधारी जितने भी है उनकी RBC सबसे छोटी होती है। अब इसमें देख लो अपवाद के तौर पे मैक्सिमम सबसे बड़ी हाथी की और सबसे छोटी कस्तूरी मृग की। और वृद्धि और कमी से रोग देख लो, RBC की कमी से होता है एनीमिया, और वृद्धि से क्या होता है? पॉलीसाइटोमिया। ठीक है। WBC ल्यूकोसाइट कहते ही हैं, और पीनिया का अर्थ होता है कम होना, और सीस का मतलब क्या होता है? वृद्धि। तो ल्यूकोसाइटोपीनिया कमी से, वृद्धि से ल्यूकोसाइटोसिस, और इसी को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया कमी, सिस आ जाए बढ़ गया। फिर आ जाओ प्लाज्मा। प्लाज्मा कौन सा है? रुधिर का दूसरा घटक। हमने पहले कौन सा किया है? ब्लड सेल्स वाला। फिर आ जाओ प्लाज्मा। प्लाज्मा का 92% जल होता है और 7 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। और वो प्रोटीन कौन कौन से हैं? नाम याद रख लो, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन। जैसे फाइब्रिनोजन भी कहाँ लिखा होता है, लेकिन फिब्रिनोजन है। अब एल्ब्यूमिन की जो है ये सर्वाधिक पाया जाता है प्रोटीन प्लाज्मा में, सर्वाधिक एल्ब्यूमिन। और ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है हमारे शरीर में, हेल्प करता है इसमें। और एल्ब्यूमिन की कमी से रोग कौन सा होता है? ईडेमा रोग। याद रखना है कौन सा? ईडेमा। अब WBC को लेकर जो परीक्षा में सवाल बनते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको WBC अलग से करवा रहा हूँ। WBC 2 टाइप, कणिकामय, अकणिकामय। कणिकामय कौन से? अब सदा दे दे आपको, निम्न में से कौन सी नहीं है? तो आप देख लो, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। जैसे होता है ना एसिड, एसिड, बेस, और क्या होता है? न्यूट्रोफिल क्या होता है? बेस क्षार, एसिड, और न्यूट्रो मतलब उदासीन। तो ऐसे आप नाम याद रख सकते हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। सबसे बड़ी कौन सी है? बेसोफिल। और सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी कौन सी है? बेसोफिल। और सबसे बड़ी? तो सबसे बड़ी है अकणिकामय। अकणिकामय 2 है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो मोनोसाइट सबसे बड़ी है। और मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं?
फोगोसाइट, और इसी को कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, वृहत बक्षाणु। अब दूसरा आ जाओ लिम्फोसाइट, दो प्रकार, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। सब जानते हैं उत्पत्ति कहाँ से होती है, उत्पत्ति अस्थि मज्जा से और परिपक्व भी अस्थि मज्जा से। तो याद रख लेना, बी लिम्फोसाइट उत्पत्ति और परिपक्व दोनों कहाँ से, अस्थि मज्जा से। और इसका टी लिम्फोसाइट उत्पत्ति तो अस्थि मज्जा से होती है लेकिन परिपक्व कहाँ से होता है, थाइमस, टी से थाइमस, याद रख लेना। एंटीबॉडी के निर्माण में क्या है, सहायक है, कौन से, टी लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक। ये मैंने क्या है कि क्रम उल्टा लिख लिया था, तो आप वापस मैंने तीर बना के सही करा दिया है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक कौन से हैं, टी, और स्वयं एंटीबॉडी का निर्माण कौन करते हैं, बी। फिर सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में सहायक कौन से हैं, बी, और सूक्ष्म जीवों को प्रत्यक्ष रूप से नष्ट कौन करते हैं, टी। फिर आ जाओ, नंबर डालते रहो आप तो। तीसरा नंबर, तो ये ग्रंथियाँ होगी पूरी। नेक्स्ट टॉपिक, मानव नेत्र। देख लो, संरचना देख लो ताकि आपको चित्र से आसानी से समझ में आ जाए। अब चित्र है ये आँख का, मुझे लगता है जहाँ तक समझ में आ जाएगा ये चित्र। इसमें देख लो, ये जो आँख है इसका जो ये उभरा हुआ भाग है, अपन देखते हैं ना, अपन आँख का देख लो, गोला, आँख वाला गोला, इसमें उभरा हुआ भाग ये क्या होता है, इसके जस्ट नीचे द्रव होता है, वो कौन सा है, ये रहा श्वेत पटल जो है, ये वाला है जो आँखों का अपन देखते हैं ना, एक तो काला भाग है और एक श्वेत भाग है, तो वो है श्वेत पटल यहाँ पे है। और ये क्या है, ये जो उभरी हुई भाग होती है क्या, आइरिस है। और उसके जस्ट बीच में एक बिंदु होता है, बिंदु टाइप का ही होता है, जो काला काला भाग होता है उसमें बिंदु टाइप का जो होता है वही होता है क्रिस्टली लेंस, और उसी से अपन देख पाते हैं। और ये जो पेशियाँ होती है जिससे लेंस जुड़ा हुआ होता है वो है पक्षाभि पेशियाँ। और ये बीच में क्या है, पुतली, और आगे का द्रव जलीय द्रव, पीछे का द्रव काछाप द्रव। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, द्रव याद रखना, पीछे काछाप, आगे जलीय, आगे मैं बताऊँगा क्या कार्य है। ये जो नर्व होती है यहाँ से जुड़ी रहती है, दृढ़ तंत्रिका कहलाती है। अब नीचे वाले जो होते हैं शंकु और ऊपर वाले सलाका, इसके भी कार्य है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। ये जो है वो दृष्टि पटल है, रेटिना। फिर आ जाओ आगे, संरचना आपने देख ली 3 भागों में, बाह्य संरचना, बाह्य परत, मध्य परत, आंतरिक परत। बाह्य परत में क्या, स्क्लेरा, कॉर्निया। स्क्लेरा कौन सा, अपनी आँख खुद देख लो, जो सफ़ेद भाग है वो है स्क्लेरा। और कॉर्निया कौन सा, जो पारदर्शी भाग है, काला काला, किसी के भूरा होता है, किसी के नीला होता है। और नीला क्यों होता है इसको मैं आगे बताता हूँ। जो मध्य परत होती है उसमें क्या है, आइरिस पाया जाता है, आइरिस और रंगाकण। रंगाकण जो होते हैं वो रंग निर्धारक होते हैं और आइरिस में पाए जाते हैं। जिसके यदि रंगाकण भूरे हो तो उसकी आँख भूरी होगी, नीले हैं तो नीली होगी, और नीली आँखों वाले कम ही मिलते हैं। और ब्लैक तो नॉर्मल है, हम सब के है ही, आसपास देख लो किसी के भी। फिर आंतरिक परत, रेटिना, सलाका और शंकु पाए जाते हैं। अब सलाका और शंकु के कार्य में बताता हूँ। सलाका अंधेरे में देखने में काम आते हैं, अंधेरे में देखने में काम आते हैं। शंकु दिन के प्रकाश में रंगों का भेद, रंगों का भेद कैसे करोगे, तो ये बताता है, शंकु बताता है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट सीधा आ जाएगा यही सवाल, मुझे लगता है कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति क्या होती है। पहला छोटा होगा प्रतिबिंब, और वास्तविक होगा, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये तीनों कंडीशन याद रखनी है, छोटा, वास्तविक, उल्टा बनेगा। फिर आ जाओ, नेत्र के संबंधित रोग, यहीं पर से सवाल बनते हैं। पहला रतौंधी, विटामिन पढ़ते समय बता दिया। ग्लूकोगोमा, काला पानी। अब देख लो, मैंने जब बताया था ना जलीय द्रव और काचाप द्रव, अब जो यहाँ पर देख लो जलीय द्रव जो है उसका जो जलीय द्रव की मात्रा बढ़ती है तो कौन सा रोग होता है, ग्लूकोमा, काला पानी। देख सकते हो, जब भी जलीय द्रव की मात्रा बढ़ेगी, यहाँ पर बढ़ेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, पीछे की तरफ क्या होगा, दाब ज़्यादा लगेगा, और रेटिना पर क्या बढ़ेगा, दाब पड़ेगा। इससे क्या होगा, रेटिना कमज़ोर होगा, और जो प्रतिबिंब वो दिखना कम क्या होगा, धुंधला वगैरह दिखाई देगा, अच्छा नहीं दिखाई देगा। अब आ जाओ नेत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट मायोपिया, मेरापिया, दूर हाइपरपिया। देख सकते हो, पिया नज़दीक आ गया तो मायोपिया, पिया दूर चला गया तो हाइपर हो गया, तभी वो दूर जाएगा। अब लेकिन इसके नाम के बिल्कुल उल्टी है इनकी कंडीशन। चित्र रेटिना से क्या होता है कि आगे बनता है, किस में, यदि ये दोष हो तो ये जो रेटिना है इससे चित्र यहाँ पर बनेगा, और क्या बनेगा, निकट की वस्तुएं इस कंडीशन में साफ दिखाई देगी। देख लो, है तो दोष कौन सा, निकट, लेकिन दिखाई कौन सी दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है निकट का, उल्टा है जस्ट नाम का, दूर का स्पष्ट। और इसका जो निवारक लेंस कौन सा होगा, उत्तल, अवतल लगा दो, अवतल लेंस लगा दो, जो प्रतिबिंब यहाँ पर बनता था रेटिना पर बन जाएगा, साफ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेंस कौन सा होगा, अवतल माइनस।
फिर दूर दृष्टि दोष, दूर का सांप नज़दीक का सांप नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। फिर ये लेंस लगाएंगे उत्तल लेंस, तो रेटिना पर आ जाएगा प्रतिबिंब, और यहाँ पर निकट की तो स्पष्ट होगी और दूर की साफ नहीं होगी, दूर की साफ होगी और निकट की अस्पष्ट होगी, मतलब साफ नहीं होगी। फिर आ जाओ जरा दृष्टि दोष, ब्रेस बायोपिया, न पास का साफ न दूर का साफ। कौन सा लेंस, डी फॉक्सी, ऊपर नीचे वाला देख सकते हो। मोतियाबिंद में क्या होता है, लेंस पर कैल्शियम जम जाता है। लेंस जो है पारदर्शी और लचीला होता है, और उस पर क्या होता है कि जब कैल्शियम जम जाता है तो क्या होता है, लचीला कम हो जाएगा, खुरदरा हो जाएगा और अपारदर्शी हो जाएगा। तो इसका इलाज क्या है, लेंस प्रत्यारोपण करवा दो, हो गया उपचार, सही हो जाओगे। फिर है भेगापन क्या है, भेगापन गाँव में कहता है ना, छोरो बाडो हो गयो, तो ये बाडा हो जाता है, ये बाडा सुना होगा, बाडो हो तो बस वो है बाडा। तो ये भेगापन नेत्र गोलक होता है, उसमें 6 पेशियाँ होती है इस तरीके से। ये नेत्र का गोलक है, ये 1 2 ये इस तरीके से जुड़ी होती है, 2 3, और ये ऊपर से 1 और ये ऊपर से नीचे 1। इनमें से कोई भी एक जो इसकी जो लंबाई होती है अपरिवर्तित हो जाती है, क्या होता है, ये गोला इस साइड खिसक जाएगा और इससे क्या होगा, बाडा दिखने लगेगा, वो बाडा दिखेगा। यही है इसका उपचार। क्या है, शल्य क्रिया करवा के उसको सही करवा दो, बस ये उपचार है। वर्णांतता, ये क्या है, वर्णांतता, इसमें क्या होता है, हरे और लाल रंग का जो है भेद नहीं कर पाता है, और ये एकमात्र जो आँखों का मुझे लगता है, ये आँखों का जो रोग है वर्णांतता, ये आनुवंशिक रोग है, एक्स गुणसूत्र संलग्न रोग है। तो ये हो गया आपके नेत्र वाला टॉपिक पूरा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो सब्सक्राइब, और आगे से आगे वीडियो को शेयर कर दो, ताकि हर वो बच्चा जो वीडियो मेंस दे रहा है वो देख पाए।